हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग की। और ये हमारा पहला चैप्टर है ड्राफ्टिंग का। अगर हम सीएस प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग की बात करें कि ड्राफ्टिंग जैसे सब्जेक्ट को प्रोफेशनल में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है ये पहला चैप्टर आपकी बुक का है। लेकिन इससे सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में ड्राफ्टिंग क्या है और ड्राफ्टिंग का सीएस प्रोफेशन में क्या रोल है और एज ए स्टूडेंट आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों तैयार किया जा रहा है। देखिए, अगर हम ड्राफ्टिंग वर्ड की बात करें तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने, एक होता है डॉक्यूमेंट्स और एक होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जब हम लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो प्रिपेयर किया जाता है वो एज पर लॉ प्रिपेयर किया जाता है। इट मीन्स जब हम उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं तो उसके अंदर हमें प्रोविजंस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए तैयार करना होता है। अब अगर हम प्रोविजन ऑफ लॉ की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है उस लीगल डॉक्यूमेंट्स को वही प्रिपेयर कर सकते हैं जिनको प्रोविजंस की नॉलेज हो। तो दैट्स वाई कंपनी सेक्रेटरी को जो है बेसिकली सारे लगभग जितने भी कॉर्पोरेट लॉज हैं उनकी एक बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो वो जब भी कभी कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसमें उनका एक मेन रोल होता है। मतलब अगर कंपनी सेक्रेटरी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स कॉर्पोरेट के प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ है। लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट कैसे, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। सपोज करिए जैसे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना है। अब अगर कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना है तो इसको कोई भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैं इसका रीजन आपको बताती हूँ। क्योंकि सीएस कोर्स के दौरान जो बच्चा एग्जीक्यूटिव में होता है उसको डिटेल कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर सेक्शन 4 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। जैसे कि याद करने की भी बड़ी आसान सी टेक्निक है कि चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है। तो सेक्शन नंबर 4, राइट। अब जिसको सेक्शन 4 की नॉलेज है उसी के साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अपना एक फॉर्मेट होता है विच इज टू बी मेंशन इन शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट। तो वो शेड्यूल 1 के अंदर से फॉर्मेट हमें लेना है। उसी के साथ साथ अगर हम ऐसी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाएगा एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 5। इसको याद करने की बड़ी आसान सी टेक्निक है कि जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जिसको सेक्शन 4 और सेक्शन 5 की नॉलेज है वही क्या प्रिपेयर कर सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर कोई नॉन प्रोफेशनल एमओए को प्रिपेयर कर देगा और उसे सेक्शन 4 और 5 की नॉलेज नहीं होगी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बाइंडिंग इफेक्ट करता है। इट मीन्स अगर आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है और उसने ऑब्जेक्ट क्लॉज गलत मेंशन कर दिया या इंसिडेंटल एंसिलरी ऑब्जेक्ट नहीं डाला तो इन दैट सिचुएशन जो आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करेगा तो वो तो बोल देगा ये तो बाइंडिंग इफेक्ट है। तो यहाँ पे कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। दैट्स वाई ये जो पेपर है इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वहाँ प्रोविजंस हैं और यहाँ पे उन प्रोविजन का एप्लीकेशन है। ये एक बड़ा एक मेन डिफरेंस है एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में। तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे चैप्टर का नाम ही आप देख लीजिए, चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इट मीन्स यहाँ पे एस वर्ड का सिंप्लीफाई ये मीनिंग है कि डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स है। तो मैंने जब जैसे कि अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज सिंगल डॉक्यूमेंट। एमओए है, एओए है, कंपनी के रिजोल्यूशंस हैं, जितने भी रिजोल्यूशंस ड्राफ्ट किए जाते हैं, रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं, उसमें भी हमें लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। बिना लॉ के नॉलेज के हम कभी भी रिजोल्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर सकते। तो रिजोल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं, कंपनी की मिनट्स प्रिपेयर की जाती है, वो भी डॉक्यूमेंट है, वो भी लीगल डॉक्यूमेंट है। क्योंकि मिनट्स क्या होती है, समरी ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड द जनरल मीटिंग। एंड ऑब्वियस सी बात है जो मिनट्स है वो हम कहाँ पेश कर सकते हैं, एनसीएलटी में पेश कर सकते हैं एज ए एविडेंस। येस और नो। जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपके सामने डिस्कस करती हूँ। सपोज करें कंपनी का कोई डायरेक्टर है और उसके अगेंस्ट जो है प्रोविजंस, मतलब उसके अगेंस्ट क्या हुआ है कि प्रोसिक्यूशन हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसने कोई नॉन कंप्लाइंस किया कंपनी ने। दैट्स वाई कंपनी का डायरेक्टर उसके लिए लाइबल है। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन डायरेक्टर अगर इस बात को प्रूव कर देता है कि मैंने सर नॉइंगली और मैंने फुल एफर्ट्स लगाए या मैं इस वाले ऑफेंस में आई एम नॉट इंडल्ज एंड इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, तो वो कैसे प्रूव करेगा। वो प्रूव कर सकता है कि कंपनी की जो मिनट्स है, जो जिस रिजोल्यूशन जहां पर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास किया था, तो आई एम अ डिसेंटिंग डायरेक्टर।
तो वो किससे पता चलेगा? वो कंपनी की मिनट से प्रिपेयर जो हुई है उससे पता चलेगा कि कौन कौन से डायरेक्टर असेंटिंग और डिसेंटिंग थे। तो हम मिनट्स को एविडेंस के रूप में कोर्ट में या एनसीएलटी में पेश कर सकते हैं, तो वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसीलिए मिनट्स को भी कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर करता है, और एज पर प्रोविजन ऑफ जैसे सेक्शन नंबर 118 है, सेक्शन 118 के तहत ही हमारी मिनट्स प्रिपेयर होती हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम ड्राफ्टिंग की बात करें, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस सारी चीज़ें ही इसमें कवर है, लेकिन अगर हम सिंपली ड्राफ्टिंग की बात करें तो ड्राफ्ट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, और तैयार भी इस तरीके से करना कि जिसमें हम ओवरऑल जो लॉज हैं उनका कंप्लाइंस करें। बड़े ही सिंपल तरीके से चीज़ों को समझना है, बहुत ज़्यादा फंसी या बहुत ज़्यादा टेक्निकल या बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेस नहीं लेना, मैं बड़े ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आपके सामने आपने स्क्रीन पे देखा अभी अभी, इसमें चैप्टर का नाम रखा गया टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। आई थिंक सो जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं उनको ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स में बहुत अंतर होता है। तो मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, नॉट अ डॉक्यूमेंट। आई एम नॉट सेइंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट तो एक चिट्ठी भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट तो एक लेटर भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। आई एम कंसर्निंग अबाउट द लीगल डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे जो लीगल डॉक्यूमेंट की जो प्रिपरेशन होती है सही है, क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि जिन शब्दों का आप प्रयोग करो वो शब्द एकदम क्लियर मैसेज दे, वहां पे एम्बिग्यूटी ना हो। ये एक सबसे पहली चीज होती है, जो एक अच्छा ड्राफ्टिंग करता है वो वर्ड्स ऐसे यूज करता है जिसमें एम्बिग्यूटी ना हो, क्लैरिटी हो, कंसाइज हो, राइट। ये नहीं कि बहुत डिटेल में समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो। तो इसीलिए कंसाइज, क्लियर एंड कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूटी का अगर मैं सिंपल साधारण मीनिंग बोलूं तो उसको बोलते हैं कंफ्यूजन, तो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम आगे की बात करें तो ड्राफ्टिंग सिर्फ लिखना नहीं है कि जस्ट आप लिख रहे हो, बल्कि लॉ को समझना, फैक्ट्स को सही वर्ड्स में रखना, मतलब जो फैक्ट्स हैं जो आपके उनको सही से रखना, राइट्स, ड्यूटीज। अगर सपोज करिए हम जेवी प्रिपेयर कर रहे हैं, जेवी भी एक डॉक्यूमेंट है बट दैट इज लीगल डॉक्यूमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वहां पे राइट्स और ड्यूटीज इज टू बी क्लियरली मेंशन इन द जेवी एग्रीमेंट। तो ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है जो प्रिपेयर कर रहे हो कि बस वही है, उसी तरीके से हमें बहुत सारे न्यूमरस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। मैं अभी चैप्टर में स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, मैं चैप्टर का सिर्फ बेस दे रही हूँ। यहाँ पे तो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लेकिन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है जो हमें पढ़ना है। सो ड्राफ्टिंग के वेरियस एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट है ना, बहुत सारे एग्रीमेंट्स कंपनी को साइन करने होते हैं, तो दैट एग्रीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय सीएस। वट एवर इज द मेंशन एज पर लॉ मीन्स कंपनी सेक्रेटरी। एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, नोटिस है ना। उसी के साथ साथ रिजोल्यूशंस है, जितने भी रिजोल्यूशंस है कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर करता है, पिटिशंस हैं, एफिडेविट्स हैं, राइट, एमओए, एओए है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स हैं। ये तमाम जितने भी नाम मैंने लिए ये सब के सब आपके जो है सीएससी बेसिकली प्रिपेयर करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। नोटिस है, यस ऑफ कोर्स नोटिस है कंपनी के। जैसे नोटिस अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात करें तो वो भी आपका एज पर प्रोविजन सेक्शन 173 प्रिपेयर होता है। अगर हम जनरल मीटिंग की नोटिस की बात करें तो वो एज पर सेक्शन 101 प्रिपेयर होता है। अगर हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात करें एज पर सेक्शन 102 के तहत प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वेरियस डॉक्यूमेंट्स की मैंने डिस्कशन किया, लीगल एग्रीमेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब थोड़ा सा ना हम ये देखते हैं कि हमारा जो है अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज टू बी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए अगर हम इस चैप्टर की बात करें, सबसे पहली बात तो अब हम अपने कंटेंट की बात कर लेते हैं। अभी तक तो जस्ट हमने ये समझा कि ड्राफ्टिंग क्या है और सीएस की प्रोफेशन में ड्राफ्टिंग का क्या रोल है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग जो है वो कोर एरिया है कंपनी सेक्रेटरी का, उसके बिना कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो अगर हम बात करें अभी यहाँ पे, तो अब अपने नोट्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बात कर लेते हैं। नोट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो उसमें नोट्स का एक मुख्य रोल होता है, मेन रोल होता है। एंड आप ये नोट्स देखोगे तो इसकी सबसे सुंदर चीज आपको क्या नजर आएगी कि हमने कोशिश करी है कि जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि जब आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया तो आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करी होगी कि आप जो है ना डिटेल में तो सब कुछ हम सुन लेते हैं,
लेकिन उसमें से हमें कितने परसेंट रिटेंशन होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसके अंदर वेरी वेरी क्विक क्रक्स, जो कि एग्जाम वाले दिन आप बहुत आराम से, जो बच्चा खुद प्रिपेयर करता था, बच्चा कंफ्यूज रहता था कि मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे अपनी नोटिंग बनानी है, नो नीड टू प्रिपेयर एनी नोटिंग, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी कवर्ड इन दिस नोट्स, व्हाट एवर बी, हर कुछ हर चीज इसमें कवर है। और इतने सुंदर तरीके से, इतने हार्डवर्क से नोट्स तैयार किए हैं कि अगर आपके पास ये नोट्स हैं तो नो नीड टू राइट एनीथिंग एक्सेप्ट, आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बट हाँ नोटिंग वोटिंग कुछ नहीं करनी, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। इसमें आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलेगा, इसमें आपको लीगल कनेक्टिविटी मिलेगी, और इसमें चार चांद लगेंगे जब मैं आपके साथ लिंक करूंगी कंपनीज एक्ट और अदर एक्ट्स को, तो आपको और अच्छी फीलिंग इसमें कहीं ना कहीं आएगी। तो अगर हम अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जैसे बात करें तो मैं अभी अभी जस्ट आपके साथ वही सब डिस्कस कर रही थी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए कहते हैं डॉक्यूमेंट्स रेफर्स टू एनी रिटन प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड मटेरियल यूज्ड टू रिकॉर्ड electronically and sorry I'm very sorry इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड मटेरियल्स एंड यूज टू रिकॉर्ड, इन्होंने कहा एक तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा एज ए एविडेंस आपको लेकर जाना है, तीसरा ये कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू इवेंट ट्रांजेक्शन और लीगल ऑब्लिगेशन। मैं यहीं पर रुक के आपको दो बातें बताना चाहती हूँ, दो बातें सुनिए जरा। जब हमने कहा सबसे पहले रिटन होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है। ओरल तो ओरल की कोई वैलिडिटी नहीं होती, क्योंकि ओरल को एविडेंस के रूप में पेश करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। हम सीना फाड़ के थोड़ी ना दिखाएंगे कि देखिए हमने ये वाले सारा डिस्कशन किया था। अगर हम प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डेड की बात करें, जब भी कभी डॉक्यूमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आएगा, तो मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, पिक्चर में एक एक्ट आता है दैट इज टू बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। तो पिक्चर में हमारा एक एक्ट आएगा दैट इज टू बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब जैसे इन्होंने एक तो इलेक्ट्रॉनिकली की बात करी, फिर दूसरा सेक्शन में बता रही हूँ यूज टू रिकॉर्ड एविडेंस। अब देखिए आपको मैं कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी बता देती हूँ। आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसके तहत इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू मेंटेन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, है ना, वो सब मेंटेन करना है। तीसरी बात कम्युनिकेशन की आती है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 136 के तहत इट्स अ राइट ऑफ एवरी मेंबर, वहां पे रिसीव किया जाता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड सेक्शन 10 तहत के तहत कम्युनिकेशन के रूप में कंपनी जो है नोटिस भेजती है जनरल मीटिंग का। तो इट मीन्स वो सब डॉक्यूमेंट्स उसी में ही आ गए, वो रिटन प्रिंटेड एंड ऑल दैट। नाउ रिलेटिंग टू इवेंट, अब जैसे इवेंट की बात करी तो हमने कहा भैया जनरल मीटिंग जो हमारी होने वाली है उससे कनेक्टेड नोटिस भेजा, तो दैट इज टू बी event is to be organized in future and information given in advance as per provision of law section number 101 at least 21 clear days। तो अब देखो अब हर किसी को ये बात नहीं पता, ठीक है ना, जिसको सेक्शन 101 की नॉलेज नहीं है वो तो नोटिस भेज देगा, वो तो बोलेगा भैया मीटिंग जो है 4 दिन बाद है, ये पकड़ नोटिस, हमने तो भेज दिया, हमने तो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, बट एज पर लॉ नहीं करी, ठीक है। ये एक डिफरेंस आ जाएगा प्रोफेशनल का, उसने नोटिस भेजा, सिर्फ उसने जानकारी भेजी, वहां नॉन कंप्लाइंस हो जाएगा, वहां नॉन कंप्लाइंस हो जाएगा कंपनीज एक्ट का, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, राइट। आगे अगर देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इज अ वेरी वाइड एंड फ्लेक्सिबल। देखिए बच्चों प्रोफेशनल कोर्स की ना एक खास पहचान है, हालांकि फाइनल के बच्चों आप, कि यहाँ पे हमें चीजों को समझना ज्यादा है इंस्टीड ऑफ रट्टाफिकेशन, जस्ट टू ट्राई टू कनेक्ट द प्रोविजन विद द लाइक, जो प्रोविजन से जितनी कनेक्टिविटी सीखोगे उतना मजा आएगा। सिर्फ खाली सिंपल रट्टाफिकेशन से कुछ भी नहीं होने वाला, चीजों को अंडरस्टैंड करिए। अगर हम लिखने की बात करें तो आपको लिखना बहुत अच्छा आता है, ऐसा नहीं है आपको लिखना नहीं आता है, लेकिन आपके पास शब्दों की कमी होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें करना है दैट इज टू बी कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी, यहाँ आपको शब्दों को इकट्ठा करना है, और शब्द इकट्ठे होते हैं कनेक्टिविटी से। आपके पास वर्ड्स अच्छे होंगे तो प्रेजेंटेशन तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा ही कर लोगे, राइट। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, मोस्ट स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस। अब यहाँ पे स्टैट्यूटरी डेफिनेशन की बात करी इन्होंने, ऑफ अ डॉक्यूमेंट इंक्लूसिव इन नेचर, डू नॉट रेस्ट्रिक्ट, बट
कवर न्यू फॉर्म एंड डिजिटल रिकॉर्ड। ठीक है। इन बिजनेस लॉ डॉक्यूमेंट सच एज डीड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नोटिसेस हैं, सर्कुलर्स हैं, टेंडर्स हैं, रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ensuring certainty and accountability and legal enforceability. If we are concerning about the certainty, देखिए चीजें सर्टेन होना जरूरी है। If somebody is interested to inspect the documents, तो हमारे यहाँ पे मेंटेन है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होता है कि आपने अकाउंटेबल हो, आप कंपनी ने जितना पैसा लोगों से लिया उसको उसका हिसाब देना है, अकाउंटेबिलिटी देनी है। तो कैसे देंगे? क्योंकि हमारे पास स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स हैं, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं, हमारे पास बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा ही वर्ड होता है, itself cover a balance sheet, profit and loss account, cash flow statement and all that, right? Document as evidence of transaction and events, of course, why not? जब भी कभी कंपनी के अंदर मीटिंग कंडक्ट होती है, कोई भी मीटिंग है, चाहे वो बोर्ड मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, तो उस बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग की जो है समरी प्रिपेयर की जाती है। बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग की जो समरी प्रिपेयर की जाती है, तो वो जो समरी होती है बेसिकली बच्चों, दैट इज एविडेंस। और आप कौन बताएगा? क्लास में जो भी बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं, बताओ फटाफट से। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंपनी की मिनट्स जो है वो कौन से सेक्शन के तहत प्रिपेयर होती है, क्योंकि सेक्शंस की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अब आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, अब ऐसे काम नहीं चल सकता। जब तक आपकी सेक्शंस पे कमांड नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। तो सेक्शन 118 धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपका होता चला जाएगा। तो इट मीन्स मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया कि डॉक्यूमेंट्स एज एविडेंस, कंपनी ने मीटिंग करी और मीटिंग का जो आपका क्या आया, मीटिंग की जो समरी आई, दैट इज टू बी, मीटिंग को जो हमने पूरा जो मीटिंग हमारा रिजोल्यूशन पास किया, इज टू बी प्रिपेयर इन अ कंसाइज फॉर्म इन अ डॉक्यूमेंट दैट इज नोन एज मिनट्स। और मिनट्स जो है वो उस इवेंट के एविडेंस है। अगर कोई शेयर होल्डर कल को, सॉरी, कोई डायरेक्टर ये कहने लगे कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ट्रांजेक्शन, तो हाउ इट इज टू बी प्रूव्ड? अ वेरी सिंपल, just to show the minutes of that particular meeting, sir ये देखिए evidence, मैं I'm a dissenting shareholder sir, I'm not interest, I'm a dissenting director, not a shareholder, I'm sorry, I'm a dissenting director, I'm not agree with this resolution, I'm not giving a vote in favor of this resolution. So it's clearly show in the NCLT and courts की सर देखिए मैं तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था, तो वो एविडेंस का रोल प्ले किया, दैट इज टू बी एविडेंस। ओके, देखिए अब आगे, एंड ट्रांजेक्शन देयर बाय रिड्यूसिंग एम्बिग्यूटी एंड डिस्प्यूट्स, एंड साथ में बोला मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई साहब अगर उस व्यक्ति के पास उस मीटिंग की मिनट्स नहीं होती तो वो तो जेल जाता, उसके ऊपर तो पेनल्टी लगती, हालांकि वो बेकसूर था। ठीक है। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इन बिजनेस ऑपरेशंस एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, एक्चुअली एक कहावत बोली जाती है कि लिखता जीतता है, मुखता जीतता नहीं है। सुनिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इंटरप्रिटेशन करते हैं उसका, कि लिखित में जो चीजें होती है ना उसकी वैलिडिटी होती है, मुंह से बोली हुई चीजें सब भूल जाते हैं। व्हाटएवर इज मेंशन इन द रिकॉर्ड्स दैट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तुमने मुंह से क्या बोल दिया तुम्हें खुद ही नहीं याद रहेगा। तो इसीलिए बिजनेस में, कॉर्पोरेट्स में लिखता बोलता है, लिखित डॉक्यूमेंट्स। और आज के डेट में तो क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अब तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन करते हैं, इजीली टू एक्सेस एंड रिकॉर्ड एंड स्टोर। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट, रियल लाइफ। अभी तक कोई प्रॉब्लम? देखिए अभी मैं सिर्फ इसको स्टार्ट कर रही हूँ चीज़ों के। मैंने कहा जितना ज़्यादा दायरा आपका बड़ा होगा, जितने सब शब्दों का कलेक्शन आपके पास होगा, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी आपके पास होगी, लिखना आपको आता है, तो मैं बच्चे के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेस क्रिएट नहीं करती, मैं बस यही बोलती हूँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए। एंड यहाँ पे लेवल देखिए कि भाई साहब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारी कनेक्टिविटी कैसी है, किस तरीके से हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं प्रोविजंस को, कैसे हम लिंकिंग बना रहे हैं। अब जैसे रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात करें, कंपनी एंटरिंग इनटू सप्लाई एग्रीमेंट। ओके, company entering into supply agreement relies on written contracts and email communication as a document to prove the agreed terms in case of dispute. अब मान के चलिए हमने किसी के साथ सप्लाई एग्रीमेंट किया, तो सप्लाई एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन थी, प्लस वो तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसी के साथ साथ हमने जो उनको कम्युनिकेशन किया एज ईमेल, तो वो भी हमारा क्या हो गया, एक एविडेंस हो गया। तो ईमेल का भी हम प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकते हैं कि भैया हमने इतनी बार आपको मेल करी है। नाउ कम टू द दैट कि अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी है, समझी है, उसका एक क्रक्स समझ लेते हैं, वेरी सिंपल क्रक्स। सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस इंफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शंस। ठीक है। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर इंक्लूसिव एंड स्टैट्यूट्स आर स्पेसिफिक।
Documents ensure legal certainty and operational clarity. Legal certainty and operational clarity. Electronic records are equally recognized as a डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसमें इसमें कनेक्टिविटी है आपके आईटी एक्ट से, आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो कि आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें तो ब्रॉडर मैं बताती हूँ आपको। एक हमारा क्लॉज है जनरल क्लॉजेज एक्ट, जहाँ ये जनरली जनरल डेफिनेशंस देता है ना। उसी के साथ दूसरा प्रोविज़न है हमारा कंपनीज एक्ट। इसकी तो आपको कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीएस प्रोफेशन में अगर आपको इसकी कमांड नहीं है तो मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ भी कमांड नहीं है। कंपनीज एक्ट इज़ द हार्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, उसी के साथ साथ आगे अगर हम देखें, तीसरा हमारे सामने पिक्चर में आता है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट क्यों आता है? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो मेंटेन किए जाते हैं वो आईटी एक्ट के तहत है, तो उसकी नॉलेज होना भी अब सीएस को बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर उसी के साथ साथ थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे चले, 3 एक्ट हमारे सामने पिक्चर में आए, उसी के साथ साथ आप देखोगे इसमें और एक हमारा जनरल लॉ है, दैट इज टू बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके ऊपर आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ ये जो है अभी जो हमने बात करी, ये आपके बेसिक लॉज हैं, मतलब इनके ऊपर आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ द जनरल क्लॉज एक्ट विच इज़ टू बी यूज जनरली इन जनरल डेफिनेशंस, जहाँ पर कोई डेफिनेशन डिफाइन नहीं है तो हम कहाँ से उठा लेते हैं, दैट इज़ टू बी जनरल क्लॉजेज एक्ट। उसी के साथ साथ दूसरा हमारा आईटी एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आज के जो भी रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आईटी एक्ट के तहत होते हैं। तीसरा हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की हम बात करें बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज दैट इज जनरल एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, इन केस ऑफ अगर आप ऑब्लिगेशन पूरे नहीं करते देन इन दैट सिचुएशन उसमें रेमेडीज क्या हो सकती हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है नहीं कर सकता, तमाम जानकारी जो दी जाती है वो दी जाती है आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ओके, चलिए जी, अगर हम जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात करें तो इन्होंने कहा जी जनरल क्लॉजेज एक्ट आप देख सकते हो अंग्रेजों के टाइम का बहुत ही पुराना हमारा कानून है। प्रोवाइड्स जनरल एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन डॉक्यूमेंट एज पर अक्रॉस द सेंट्रल एक्ट्स एंड 318 के तहत जो इन्होंने डॉक्यूमेंट डिफाइन करा। डॉक्यूमेंट के बारे में इन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी मैटर रिटन एक्सप्रेस्ड और अगर हम वैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात करूं, अगर बहुत ही सिंपल सी बात, तो यहाँ पे जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो देखो इन्होंने डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया, लेकिन मैं थोड़ा एडवांस में आपको बता देती हूँ कि अगर सीएस प्रोफेशन में डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कंपनी के जो फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बता सकते हो आप कौन कौन से होते हैं? मतलब टाइप्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? कंपनी के फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स बताइए कौन कौन से होते हैं जिनके ऊपर कंपनी टिकी होती है, जिनके ऊपर कंपनी टिकी होती है, कैसे चलेगी, पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है? दैट इज टू बी एमओए एंड एओए। एमओए और एओए जो है, मैं इसको होल्ड करते हुए आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी दे रही हूँ इस चैप्टर के बारे में जो हमें आगे चल के पढ़ना है, क्योंकि टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट ही हमारा टॉपिक है। ये तो जनरल क्लॉज एक्ट में डॉक्यूमेंट इन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया, बट हम ये देख रहे हैं कि कितने तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो है हम आगे पढ़ने वाले। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है वो ये बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब इन्होंने कहा एनी मैटर रिटन और एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस मीन्स ऑफ एनी लेटर, इट मे बी फिगर, इट मे बी मार्क और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। लेकिन अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट की, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, एक तो वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके बेसिस पर कंपनी बनी है, जो कंपनी के फाउंडेशन है, बता सकते हो कौन कौन से? दैट इज टू बी एमओए एंड एओए। ठीक है, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट में दैट इज टू बी एमओए एंड एओए, उनके बेसिस पर कंपनी जो कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड होता है। दूसरा बच्चे स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी है, मिनट बुक्स है, एनुअल रिटर्न है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, आपकी सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? दीज आर द स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स। फिर कुछ है ना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, शेयर एग्रीमेंट है, जेवी एग्रीमेंट है, एम्प्लॉय एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट है, एनडी है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स है, जो मर्जर वगैरह में आप पढ़ोगे तो ये हमारे जो है बेसिकली कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, मैं आपको पूरे चैप्टर का ही लेआउट दे रही हूँ।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें जिसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है, CSR पॉलिसी है, विजिल मैकेनिज्म आपने सुना होगा, विजिल मैकेनिज्म पॉलिसीज होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसीज होती है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज होती है, ये हमारे जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसी के साथ साथ हमारे एक आते हैं नोटिस एंड कम्युनिकेशंस, जिसके थ्रू कम्युनिकेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बोर्ड मीटिंग नोटिस है, जनरल मीटिंग नोटिस है, लीगल नोटिस है, शोकोज नोटिस है, और हमारे ऊपर बहुत सारी ऑथोरिटीज के क्या आते हैं, कई बार नोटिस आ जाते हैं, है ना। जैसे ROC का कोई नोटिस आ गया, उन्होंने कहा ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो रिप्लाई टू नोटिस है, तो रिप्लाई टू नोटिस है। उसी के साथ अगले डॉक्यूमेंट में बताती हूँ, दैट इज टू मिनट्स एंड रिजोल्यूशंस, है ना। तो बोर्ड रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग। अब इसके बाद आते हैं फिर हमारे जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स, ये मैं आपका लेआउट बना रही हूँ, फाउंडेशन बना रही हूँ। लीगल डॉक्यूमेंट, जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या, पिटिशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, एफिडेविट्स हैं, अपील्स हैं, ये सब चीजें हमारे क्या आ जाते हैं बच्चों, जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और बता देती हूँ आपको, सिक्योरिटीज मार्केट डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस है, लेटर ऑफ ऑफर लेटर है, लेटर ऑफ ऑफर बोल सकते हो, शेयर सर्टिफिकेट्स है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड है, बायबैक डॉक्यूमेंट्स है। और इसमें मैंने ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं आपके साथ डिस्कस किया जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ये सब चीजें आपकी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला वो क्या बोला, ये डिफाइन कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। अब इसको रिलेट करेंगे, देखो, डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, वॉट एवर इज द मैटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कंपनी की जो जनरल मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। Definition cover documents intended to be used or capable being used for the purpose of recording information। ऑब्वियस सी बात है, जो हम रजिस्टर ऑफ मेंबर प्रिपेयर करते हैं, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर एक हमारा फ्यूचर रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम मेंशन है, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स देते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन जो आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट एक्शन? क्या कोई बच्चा बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द कॉर्पोरेट एक्शन? क्योंकि देखो, मैं ऐसा फील करती हूँ कि फाइनल लेवल का बच्चे की जो फिनिशिंग होती है, जो बच्चे की नॉलेज होती है, वो थोड़ी एज कम्पेयर टू एक्सी अच्छी होती है, बट फिर भी मैं चीज़ों को ब्रशअप करते हुए चलूंगी, बताते हुए चलूंगी। अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो दो तरीके के कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, वन इज अ कैश कॉर्पोरेट एक्शन, सेकेंड वन इज अ नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन। कैश कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब होता है बेसिकली, जैसे आपका जो है डिविडेंड वगैरह होता है, ये कैश कॉर्पोरेट है। कंपनी ने राइट एंटाइटलमेंट्स दिया है, ये नॉन नॉन कैश है बेसिकली, कि आपको शेयर परचेज करना है, बोनस इशू आया है, राइट। तो वो जो हम कॉर्पोरेट एक्शन जो डिसाइड होता है वो किस बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, वहां से निकाला जाता है। आगे हम चलते हैं। दिस डेफिनेशन इज अ टेक्नोलॉजी न्यूट्रल अलाउंग कोड टू इंक्लूड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स। वेरी क्विक अगर हम देखें तो सेक्शन 318 गिव्स एन इंक्लूसिव और ब्रॉडर डेफिनेशन फोकस ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट द मीडियम, कि इंफॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, इसके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम इसमें देखें, कंपनीज एक्ट की बात करते हैं। तो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में सारी लगभग डेफिनेशन है, ऑल डेफिनेशन आर डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 36 की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो कि काफ़ी डिटेल में मैंने आपका बेस क्रिएट कर दिया। इन्होंने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है, नोटिस है, समन है, रेक्विजिशन है, ऑर्डर है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, रजिस्टर है, ये तमाम चीज़ें इन्होंने इसमें कवर करी। अच्छा, डॉक्यूमेंट में भी इशूड, सेंट और मेंटेन अंडर द एक्ट और एनी अदर लॉ इन फोर्स। एक्ट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट मेंटेन ऑन पेपर और इन ई फॉर्म। जब भी कभी हम ई फॉर्म की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पिक्चर में हमारा IT एक्ट आ जाता है। सपोर्टिंग कॉर्पोरेट डिजिटाइजेशन, ई गवर्नेंस, स्टैट्यूटरी फाइलिंग, रजिस्टर्स, नोटिस मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली आर लीगल वैलिड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, ROC form filed through MCA portal are valid document even they exist only in electronic form. Only in electronic form. So definition is compliance oriented and exhaustive and cover statutory corporate records and filing. Recognize paper and electronic form equally. तो आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि आप साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, दैट इज टू बी IT एक्ट। IT एक्ट 2000 जो आया था वो लीगल फाउंडेशन था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब है डाटा है, कोई रिकॉर्ड है, कोई इमेज है, कोई साउंड है, स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अ डाटा, रिकॉर्ड, इमेज और साउंड स्टोर्ड एंड रिसीव्ड और सेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑल्सो इंक्लूड माइक्रोफिल्म है, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफेचे है ना, लीगल रिकॉग्निशन। मेन चीज ये है कि कोर्ट भी तो उसे रिकॉग्नाइज करे। हम कोई डॉक्यूमेंट लेके गए, उसने कहा कि दैट इज टू बी नॉट अ लीगली रिकॉग्नाइजेबल, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड भी होना चाहिए। Any contract executed through email exchange and digital signature is treated as valid contract. क्रक्स में अगर हम देखें, IT Act legally recognize electronic record and cover data, images, sounds and digital storage, enables paper and paperless legal transactions. उसके बाद इसमें आता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, डॉक्यूमेंट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन एविडेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्म्स, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। अगर हम रिटन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, एज अ प्रूफ के रूप में आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट सपोर्ट एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेटिंग टू ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड परफॉर्मेंस। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से समझा देती हूँ। जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है पार्टीज के बीच में, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसके उस कॉन्ट्रैक्ट से हमारी राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती है कि क्या राइट्स है और क्या ऑब्लिगेशंस है। अब कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अगर सामने वाली पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करती, ऑब्वियस सी बात है हम उनके अगेंस्ट क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, है ना। हम उनके अगेंस्ट क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं कि आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब वो जो एग्रीमेंट हमने किया वो एनफोर्सेबल बाय लॉ था, आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी, तो हम इसे फोर्स करके क्या कर सकते हैं, आगे फोर्स करके बेसिकली जो है हम आगे आपसे कोर्ट के तहत अपने राइट्स को वापस ले सकते हैं। तो दैट इज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसका देखिए रियल लाइफ एग्जांपल, रिटन सर्विस एग्रीमेंट हेल्प टू प्रूव कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इफ वन पार्टी एलिस, नो डायरेक्ट डेफिनेशन बट स्ट्रॉन्ग एविडेंटरी रेलेवेंस, document prove existence and terms of contract essential for enforcement of contractual rights। उसी के साथ साथ दिस वन इज अ क्रक्स समरी, जो मैंने अभी तक आपको बताया उसका एक क्रक्स समरी और टॉपिक चार्ट है। जैसे कि बच्चों जनरल क्लॉजेज एक्ट है, उसमें इन्होंने स्कोप क्या बताया कि ऑल रिकॉर्डेड मैटर्स, जनरल डेफिनेशन में। कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग की बात हुई है। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड का मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिया था। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं, उसी के साथ साथ हमारे मिनट्स हैं, मिनट बुक इज टू बी प्रिजर्व एंड मेंटेन, एमओए, एओए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। IT एक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकॉग्निशन, लीगल मान्यता देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्चुअल एविडेंस है। डॉक्यूमेंट सपोर्ट, एनफोर्सेबिलिटी। अब यहाँ तक बताइए बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता सकते हैं। एनीबडी हैविंग एनी डाउट राइट नाउ? नाउ देखिए, अगर हम अभी बात करें तो डीड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टू बी डीड। बहुत सिंपल तरीके से आपको डीड में बताती हूँ कि डीड क्या होता है। डीड बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट, फॉर्मल एंड लीगल डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, राइट, इंटरेस्ट और आपका टाइटल या ऑब्लिगेशन को क्रिएट, ट्रांसफर या लिमिट लगा सकते हैं। फिर से सुनिए, डीड बेसिकली एक रिटन, लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति का राइट, टाइटल, इंटरेस्ट या ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या लिमिट और एक्सटिंग्विश किया जाता है। इट मीन्स डीड एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है जो लिखित रूप में होता है, ड्यूली एग्जीक्यूटेड, राइट। अब अगर एग्रीमेंट की हम बात करें तो एग्रीमेंट हमेशा इन्फोर्सेबल नहीं होता, लेकिन डीड जैसी एग्जीक्यूट हो जाती है इन्फोर्सेबल हो जाती है। एग्रीमेंट में कंसिडरेशन जनरली होना जरूरी है, बट डीड में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। डीड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि अगर पार्टीज ने साइन कर दिया, दोनों पार्टीज ने साइन कर दिए, तो ऐसी स्थिति में अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया गिफ्ट डीड का। सपोज करिए डोनर ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी डोनी को दे दी, ठीक है। डोनर ने अपनी प्रॉपर्टी जब डोनी को ट्रांसफर करी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो दोनों ने साइन कर दिए और उसकी रजिस्ट्री भी करा ली। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो डोनर की फैमिली होती है वो एक्शन रेज अगेंस्ट, उनके डोनी के अगेंस्ट एक्शन लेती है कि इन्होंने हमारी संपत्ति ले ली है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि उन्होंने डीड साइन करी थी तो उसके पास एविडेंस है, और एक ऐसा एविडेंस है जो लीगल एविडेंस है, लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जिस डॉक्यूमेंट को हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अगर एक सादा कागज पे लिखी हुई बात हो तो वो दैट इज नॉट इन्फोर्सिबल, दैट इज नॉट वैलिडली रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट।
बट वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक स्टैम्प पेपर पे बनाया गया, दोनों के साइन हुए, फिर उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कराई हमने, तो अब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इट मीन्स जब भी कभी डीड साइन होती है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डीड जो भी राइट ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रही है वो इन फ्यूचर इन्फोर्सेबल है, जैसी पार्टी साइन कर देती है एनफोर्सेबल हो जाता है। डीड के लिए मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी, डीड के ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल होते हैं दैट इज़ टू बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये दो एक्ट का कहीं ना कहीं रोल रहता है। वहीं एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट के ऊपर तो एप्लीकेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपने देखा ही होगा, तो उनके ऊपर जो अप्लाई होता है दैट इज टू बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखिए इन लीगल सेंस, इन लॉ के सेंस में अगर हम देखें तो डीड इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, डीड इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब इंस्ट्रूमेंट बाय विच टू और मोर पर्सन, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जिसके थ्रू टू और मोर पर्सन क्रिएट कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, क्या चीज, राइट्स और साथ में इन्होंने बोला लाइबिलिटीज, राइट्स और लाइबिलिटीज। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गिफ्ट डीड है, अच्छा डीड में जरूरी नहीं कंसिडरेशन हो, है ना, तो जैसे गिफ्ट डीड इसमें कंसिडरेशन नहीं होता। नंबर 2 इज अ सेल डीड, लीज डीड, मॉर्गेज डीड, पार्टनरशिप डीड वेयर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर डिफाइंड, डीड ऑफ पार्टीशन, डीड ऑफ फैमिली सेटलमेंट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। Deed is a present grant, not merely promise to perform in future. Deed is always, इन्होंने कहा, एक तो लिखित में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, सील्ड एंड डिलीवर्ड। ऑल डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे डीड्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट डीड्स नहीं होते, सारी डीड्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट डीड्स नहीं होते। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। इसमें आगे देखो डेफिनेशन भी दी है, डेफिनेशन भी दी है, अ डीड में बी डिफाइंड, हमने यहाँ पे क्रक्स भी बनाया साथ साथ, डीड में बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल एंड नॉन टेस्टामेंटरी राइटिंग विच क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, कंफर्म, लिमिट और एक्सटिंग्विश। देखिए जब आप छोटी क्लासेस लाइक हम कह सकते हैं जब आप एग्जीक्यूटिव में होंगे तो वहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, हो सकता है आपको याद ना हो, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलते हैं। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, पहले मैं टेस्टामेंट्री बताती हूँ फिर नॉन टेस्टामेंट्री बताऊंगी। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी की डेथ होने के बाद ऑपरेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने वसीयत सुना होगा, विल, विल, तो विल इज अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स इसका उल्टा होता है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका इफेक्ट इमीडिएट होता है, क्विक होता है, हैंड टू हैंड होता है, तो उससे हम बोलते हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि गिफ्ट डीड है, सेल डीड है आपकी, है ना, तो बेसिकली बनते तो जो हमारे टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इमीडिएट इफेक्ट रहता है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स का इफेक्ट डेथ के बाद होता है, जैसे फॉर एग्जांपल विल, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि डीड इज अ फॉर्मल नॉन टेस्टामेंट्री राइटिंग विच क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, नॉट ऑन डीड्स, डीड इज अ राइटिंग ऑन पेपर, वेलम और पार्चमेंट, सील्ड एंड डिलीवर्ड, वेयर एन इंटरेस्ट और ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड और कन्फर्म्ड। अच्छा मैं आपको ना ओल्ड टाइम की बात बताती हूँ। ओल्ड टाइम मतलब पुराने समय में डीड्स कैसे बनाई जाती थी। पुराने समय में हमारे यहाँ पे जो डीड्स हैं वो किस तरीके का कॉन्सेप्ट था वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि जो ओल्ड टाइम है ना, तो इसमें एक वर्ड यूज किया बच्चों, पार्चमेंट। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं बताती हूँ, इसमें एक शब्द यूज किया, पार्चमेंट। अब ये पार्चमेंट क्या होता है, क्योंकि ये पुराने समय की चीजें हैं इसलिए मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। पार्चमेंट एक स्पेशल टाइप का रिटन मटेरियल होता था। वो कैसे बनता था अब ये भी सुनो, जानवरों की खाल से, काफ, शिप, गोट से बनाया जाता था। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो मतलब पेपर पे नहीं लिखते थे, जानवरों की खाल पे। और ये पुराने समय में कागज आम नहीं थे, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं थे, इसलिए इंपॉर्टेंट लीगल डीड्स जो है ना वो पार्चमेंट पे लिखी जाती थी, क्योंकि भाई पहले कागज वागज ऐसे मिलते नहीं थे। तो पुराने समय में जो डीड्स बनाई जाती थी वो पार्चमेंट पर हैंड रिटन होती थी, मतलब दवात से लिखते थे वो। और ये बहुत फॉर्मल और
क्या बोलते, ड्यूरेबल मानी जाती थी, लंबे समय तक पार्चमेंट किया और उसे रख लिया। जैसे रॉयल ग्रांट्स है, लैंड ट्रांसफर्स है, विल है ना, रॉयल ग्रांट्स मतलब पुराने समय की बता रही हूँ मैं, तो वहां पे इंग्लिश डीड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अंग्रेजों के टाइम की, तो इसलिए रॉयल ग्रांट्स, लैंड ट्रांसफर्स, विल आदि के लिए यूज होती थी, राइट। और इसलिए आज भी इंग्लिश लॉ में डीड को कभी कभी डीड और पार्चमेंट बोला जाता है। पार्चमेंट का मतलब समझ में आ गया? पार्चमेंट का मतलब होता है कि पुराने समय में जो जानवर होते थे उनकी खाल पर लिखा जाता था, क्योंकि पेपर्स इजिली अवेलेबल नहीं होते थे, ठीक है। अब देखिए इधर, डीड इज अ फॉर्मर एंड सॉल्वेंट डॉक्यूमेंट, इट ऑपरेट एज प्रेजेंट ग्रांट नॉट अ फ्यूचर प्रॉमिस, and writing, sealing, delivery are essential. All deeds and instruments, but not all instruments are deeds. अब थोड़ा सा एग्रीमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट के बारे में पहले आपको मैं समझाती हूँ कि एग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट हमारे जो है एग्री हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं किसी काम के लिए, किसी टर्म के लिए। एग्रीमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक पार्टी परफॉर्म और रिफ्रेम फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन एक्ट्स, मतलब कुछ एक्ट के लिए एग्री हो रहे हैं। अब देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोशल एग्रीमेंट्स हैं, सोशल एग्रीमेंट्स जो है आपके एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, नॉट एनफोर्सेबल है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एक्चुअली। एग्रीमेंट मे बी एनफोर्सेबल, मे नॉट बी एनफोर्सेबल। अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट है, और नॉट एनफोर्सेबल है तो वॉइड एग्रीमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मुद्दा ये उठता है कि एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे दो या दो से अधिक पार्टीज परफॉर्म और रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन एक्ट्स है। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉल्ड अ, क्या बोलते हैं हम उसे, कॉन्ट्रैक्ट। When contractual terms are reduced in writing, the written document itself called an agreement. उसे भी हम क्या बोलते हैं, agreement. Agreement may be bilateral, unilateral, depending on obligations. Bilateral मतलब दोनों तरफ से, uni मतलब single. Primary purpose इनका होता है कि parties को क्या करना, bind करना on mutual terms and conditions. आगे कहते हैं द कंपनी रेगुलरली एंटर इनटू कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, आगे चल के आएंगे, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, है ना, वो सब चीजें आएंगी। ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट के अंदर पार्टीज की जो इंटेंशन है, जो वो करना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेग्यू एक्सप्रेशन मतलब कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन से भविष्य में जब एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपस में इनका डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डिस्प्यूट्स को बचाने के लिए दोनों पक्षों को बिठा के उनकी बातें सही तरीके से क्लियर और सही तरीके से समझ लेनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, जो भी हमारे अब इसमें जैसे वेरी क्विक क्रक्स देखो, एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होता है? एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट है साथ में इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दूसरा, एग्रीमेंट के लिए कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2 या मोर पार्टीज। क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन इज एसेंशियल। माइनर ओमिशन, माइनर ओमिशन डू नॉट इनवैलिडेट, बट थिंक इज दैट कि जिस समय आप एग्रीमेंट बना रहे हो उस समय पार्टीज इनिशियल स्टेज में ही क्लियर कर देंगी कि उनको क्या एक्सपेक्ट करते हैं और फ्यूचर में उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, मतलब वो क्या अचीव करना चाहते हैं। अब देखो हम यहाँ पे ना इस टॉपिक में बड़ा सिंपल सा है, मैंने कहा था आपको कि हम बिजनेस में यूज होने वाले अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले सेल और परचेज एग्रीमेंट। सेल और परचेज एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, दीज एग्रीमेंट्स आर एंटर्ड इनटू फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन द पार्टीज। जहाँ पे प्रॉपर्टी कीवर्ड डार्क करते चलना, क्योंकि हमने कीवर्ड्स पे बहुत फोकस किया हुआ है, तो आप जो है कीवर्ड्स को डार्क करते हुए चलना, ठीक है। जो भी कीवर्ड्स हैं उनको कवर अप करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बिटवीन द पार्टीज, ठीक है ना। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े इसमें, तो यहाँ पे आगे ये भी कहते हैं दे इंश्योर लीगल ट्रांसफर एंड कन्वीनियंस, है ना, ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट द डिस्प्यूट। वेरी सिंपल क्रक्स, यूज फॉर प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर, इंश्योर लॉफुल कन्वीनियंस। नेक्स्ट इज अ कमर्शियल एंड एजेंसी एग्रीमेंट, यूज्ड व्हेन बिजनेस इज कंडक्ट थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंट्स।
जहाँ पे एजेंट्स के थ्रू हम काम करते हैं। एजेंट्स लोकल कस्टमर में हैव अथॉरिटी टू अलाउ क्रेडिट और क्या रिसीव पेमेंट्स। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज कॉन्ट्रैक्चुअली गवर्न, यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप गवर्न होता है। वेरी क्विक क्रक्स देखे, बिजनेस कंडक्ट थ्रू एजेंट्स। बिजनेस कंडक्ट थ्रू, क्या बोला मैंने, बिजनेस कंडक्ट थ्रू एजेंट्स। उसी के साथ साथ डिफाइन ऑथोरिटी, डिफाइन ऑथोरिटी एंड साथ में क्या डिफाइन किया बच्चों, ऑब्लिगेशंस। एक तो ऑथोरिटी डिफाइन करिए और दूसरी क्या डिफाइन करिए, ऑब्लिगेशंस। आगे अगर हम बात करें कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स, अगर बच्चों देखो अगर मैं बताऊं आपको कि ये आपका जो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स के एग्जांपल्स हैं, और अभी अभी जैसे आप देखते हो ना, कोलैबोरेशन की अगर बात करें, कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक साथ मिलना, इकट्ठे होना, है ना। तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स जो होते हैं व्हेन टू पार्टीज कोलैबोरेट फॉर टेक्निकल नाउ हाउ। नाउ व्हाट आई मीन बाय द टेक्निकल नाउ हाउ, अगर टेक्निकल नाउ हाउ, डिजाइन, ट्रेनिंग और सर्विसेज की बात करें, तो जैसे मान के चलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केस में हो जाते हैं कि मान के चलिए हम किसी कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं, तो उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि पहले से ही सब चीज़ें डिफाइन होंगी, रॉयल्टी कितनी जाएगी, कितने टर्म के लिए लेंगे, ये चीज़ें। कॉमन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस के लिए होते हैं। गवर्न एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज। आगे बच्चों आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो आर्बिट्रेशन एक्ट 1996, आपका अभी जो आर्बिट्रेशन एक्ट है बेसिकली उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आ गया है, जैसे कि आप सब बच्चे जानते ही होंगे, अब नया आर्बिट्रेशन एक्ट पिक्चर में आ चुका है। तो अगर हम आर्बिट्रेशन की बात करें तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहली बात तो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है, और आर्बिट्रेशन इज अल्टरनेटिव मेथड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट्स की जब हम बात करते हैं तो देखो डिस्प्यूट प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को होता है, लेकिन एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब भी कभी हम कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, बिकॉज आर्बिट्रेशन इज अल्टरनेटिव मेथड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, राइट, विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। तो अगर हम यहाँ पे आर्बिट्रेशन की बात करें तो आर्बिट्रेशन में बेसिकली क्या किया जाता है कि अगर आपका कोई बिजनेस एग्रीमेंट साइन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाएगा उसके अंदर एक क्लॉज इंसर्ट कर देंगे, और वो क्लॉज इस बात के लिए होगा कि इन फ्यूचर इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज देन सच डिस्प्यूट इज टू बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ द आर्बिट्रेशन। तो कोर्ट में केस ना जाके आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा। बट थिंक इज दैट यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है कि हमने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया, उसके अंदर एक क्लॉज मेंशन कर दिया। दूसरी सिचुएशन एक और हो सकती है, अ सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन, उसके लिए हमने एक सेपरेट अलग से ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया और उसको साइन किया। सो एग्रीमेंट रेफर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन इंस्टेड ऑफ कोर्ट्स मे एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एग्रीमेंट और इट मे बी आर्बिट्रेशन क्लॉज इन ए कॉन्ट्रैक्ट लाइक जीवी में हमने क्लॉज डाल दिया। तो ये भी बहुत छोटा सा आपके यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अगर हम आगे लेके चलें, इट्स अ वेरी क्विक क्रक्स एंड डिस्प्यूट रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन, कैन बी स्टैंड अलोन भी हो सकता है और इट मे बी क्लॉज बेस्ड। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम, दैट इज टू बी हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट द हाइपोथिकेशन, पहले ना हमें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हम एग्रीमेंट की तो बात कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि कॉन्सेप्ट क्या है ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझते हैं। अगर हम हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट की बात करें बच्चों, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट क्या होता है बताते हो आपको। एक्चुअली जैसे कार है ना, लोन पे लेते हैं, अगर हमने कार जो है लोन पर ली तो उस स्थिति में होगा क्या कि अगर हम कोई कार लोन पर ले रहे हैं देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन सबसे बड़ी बात ये है कि बेसिकली अब बैंक को जो बैंक क्या करता है कि कंपनी को पेमेंट कर देता है, मतलब जिस बैंक से लोन कराते हैं वो बैंक कंपनी को, जो शोरूम होता है, जो भी जिस कंपनी की आप कार लेते हो उसको पेमेंट कर देता है, और उस गाड़ी का ओनर बैंक हो जाता है जब तक कि आप पूरा पैसा ना दे दो, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर्टी का पोजेशन होता है वो बोरोवर के हाथ में होता है, तो इसे बोलते हैं हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। लीगल प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू लेंडर बट पोजेशन रिमेन विद बोरोवर, पोजेशन किसके पास रहता है, बोरोवर। कॉमन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस ट्रांजेक्शन, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया। ऑनरशिप ट्रांसफर्ड, पोजेशन इज रिटेन्ड। कॉमन सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट।
ये बेसिकली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए होता है. सपोज करिए आई एम माई कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ टू टीचिंग प्रोफेशन, सो आई एम मोर फोकस्ड ऑन टीचिंग इंस्टेड ऑफ अदर एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा. तो हमने क्या किया कि अपना एडवर्टाइजमेंट का जो पूरा काम है वो किसी और को सौंप दिया कि आप हमारे बिहाफ पर एडवर्टाइज करिए, हम सिर्फ टीचिंग में, पढ़ाने में फोकस करेंगे. तो दैट इज द आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट. इट मीन्स आपने अपना जो है नॉन कोर बिजनेस इज टू बी आउटसोर्स टू अदर पार्टी. Reason is very clear. You have to focus on your own core area instead of diverting to other things which is not your core area. So used for contracting out non-core business activities. और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जिससे हम अपने कोर एरिया को फोकस कर सकें. यू हैव टू मोर फोकस ऑन आवर कोर एरिया, क्योंकि इंस्टेड ऑफ यू आर फोकसिंग ऑन एडवर्टीजमेंट एंड अदर थिंग्स, इट्स बेटर यू हैव टू फोकस ऑन योर कोर एरिया. इट मीन्स जो भी जिसका भी होता है. फॉर एग्जाम्पल माई टीचिंग इज माई कोर एरिया. किसी कंपनी का जो कोर एरिया है वो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग की चीज़ों को किसी और को दे देता है. फोकस ऑर्गेनाइजेशन ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज. नॉन कोर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड स्ट्रैटेजिक बिजनेस टूल. आगे अगर हम बात करेंगे एग्रीमेंट फॉर असाइनमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द असाइनमेंट? असाइनमेंट का मतलब होता है हमने अपने अधिकार किसी और को दे दिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई प्रॉपर्टी है, उससे कोई रेंट आता है तो हमारे पास आता है, बट हमने वो रेंट अभी फर्दर किसी और पार्टी के नाम पर असाइन कर दिया, तो दैट इज नोन एज असाइनमेंट. तो उसे हम क्या बोलेंगे? असाइनमेंट. सो देखिए, assignment involves transfer of actionable claims or beneficial interest common in intellectual property rights such as patent, trademark and copyright. A very quick crux, transfer of rights और साथ में क्या बोला हमने? claims, widely used in IP transactions. Next one is the shareholders agreement. If we are concerning about the shareholders agreement, तो अगर हम शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शेयर होल्डर गवर्निंग अ मैनेजमेंट एंड राइट्स कॉमन इन फैमिली कंपनीज, जॉइंट वेंचर एंड इन्वेस्टमेंट्स. यहाँ पे क्या होता है? शेयर होल्डर्स के रिलेशंस को बेसिकली रेगुलेट किया जाता है कि किस तरीके से शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपना रिलेशनशिप रेगुलेट कर रहे हैं. वेरी क्विक क्रक्स अगर हम देखें, रेगुलेट शेयर होल्डर्स रिलेशन, डिफाइन ऑपरेशनल कंट्रोल. एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटेड टू सिक्योर मैन पावर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस कंडीशंस. वेरी क्विक क्रक्स में अगर हम इसे देखें तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हैं, गवर्न द सर्विस कंडीशंस. आगे अगर हम यहाँ पे क्रक्स समरी समझे, कंबाइंड क्रक्स समरी एंड प्लस टॉपिक चार्ट्स. तो सबसे पहले अगर हम डीड की बात करें, ट्रांसफर और क्रिएशन ऑफ सर्टेन राइट्स लाइक फॉर्मल, सील्ड और डिलीवर्ड. एग्रीमेंट इज बाइंडिंग म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस. सेल एग्रीमेंट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. एजेंसी एग्रीमेंट बिजनेस थ्रू एजेंट्स. कोलैबोरेशन एग्रीमेंट टेक्निकल कोऑपरेशन. राइट, उसी के साथ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट. आउटसोर्सिंग में क्या हो रहा था? हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हम ट्रांसफर कर रहे थे. असाइनमेंट एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ राइट. शेयर होल्डर एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, मैन पावर एंगेजमेंट. राइट, उसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं. अब हम आगे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की. कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज एच. कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले एग्रीमेंट होगा और वो एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है. अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाता. अ कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द एग्रीमेंट एज पर सेक्शन नंबर 2E of Indian Contract Act. An agreement means every promise and every set of promise forming consideration for each other. फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. मैं पूरी सीक्वेंस आपको बता देती हूँ. 2A में ऑफर होता है, ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं. फिर आता है 2B. 2B में प्रॉमिस होता है. प्रॉमिस कैसे बनती है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, दो पार्टी होती है, ऑफर एंड ऑफरी. ठीक है, 2C में डिफाइन है. फिर कंसिडरेशन होता है 2D में. कंसिडरेशन आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है. कंसिडरेशन आपका टेक्निकल, अगर हम लेटिन लैंग्वेज में बोले तो क्विड प्रो क्यों बोलते हैं. फिर बात आती है एग्रीमेंट की, जो कि डी के बाद ई में डिफाइन है. एग्रीमेंट में होता है प्रॉमिस बाय वन पार्टी प्लस प्रॉमिस बाय अदर पार्टी. राइट, और फिर उसके बाद अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. सो as per section 2B, when person to whom proposal is made signify his assent
the proposal becomes accepted proposal, and such accepted proposal is called a promise. Thus, an agreement comes into existence when one party makes a proposal or offer, other party accept it. A contract is an agreement enforceable by law. Therefore, every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. क्योंकि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो भी सकता है, नहीं भी, तो उससे एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नेरोअर टर्म. कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है. एग्रीमेंट वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन और एब्सेंस ऑफ बार्गेन डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीमेंट नॉट अमाउंटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया सोशल एग्रीमेंट्स है. नंबर 2 आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है. डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में एक बहुत फेमस केस लॉ भी है, दैट इज बाल्फोर वर्सेस बाल्फर. तो बाल्फोर वर्सेस बाल्फर का जो केस लॉ है वो यही कहता है कि जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं, लाइक जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में किया गया कोई भी एग्रीमेंट, एक डिसाइडेड केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फर का, तो वो क्या नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो इसके दायरे से बाहर है. सो हम कह सकते हैं कि सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं. अ वेरी क्विक क्रक्स अगर हम देखें, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ. एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन ऑफर एंड साथ में क्या बोला, एक्सेप्टेंस. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज एसेंशियल. सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट. इस बुक की सबसे ब्यूटी जो अगर आपको नजर आ रही होगी, इस बुक की जो मेन ब्यूटी है वो है आपके कंटेंट. मतलब कितना कंसाइज और कितना ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है. आपके कीवर्ड्स डार्क है, नो नीड टू मेक अ सेपरेट नोट्स और क्रक समरी व्हाटएवर, नो, एवरीथिंग इज मेंशन इन अ सिंगल बुक. सो आपको मल्टीपल कंटेंट्स ना फॉलो करते हुए एक सिंगल बुक से ही आप अपना अटेम्प्ट निकाल सकते हो. आपको लिखने का शौक, इट्स बैट यू हैव टू राइट डाउन द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आंसर्स. उससे फॉर्मेट पता चलता है, उससे आपके पास वोकैबुलरी अच्छी होती है, स्पीड अच्छी बनती है. इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग योर क्रक समरी, तो आपको फॉर्मेट ही नहीं आता कि एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है. सो इट्स बेटर कि आप एग्जाम के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्रक समरी. वो हम कर चुके हैं, क्योंकि देखिए आपको वहाँ पे नोटिंग नहीं लिखनी है. नोटिंग क्यों बनाई जाती है, नोटिंग बनाई जाती है अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, शब्दों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, याद रहे. तो इट्स बेटर आप वो वोकैबुलरी बुक से पढ़िए और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. ओके, आगे अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, डीड एंड एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स. लीड इज अ फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट प्राइमरली टू क्रिएट और ट्रांसफर राइट्स और लायबिलिटी. एग्रीमेंट अराइज फ्रॉम म्यूचुअल प्रोमिसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल. अगर हम बात करें, राइटिंग इज जनरली प्रेफरेबल फॉर डीड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. इट मे बी ओरल और इट मे बी रिटन. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. फिर इसमें वेरी क्विक क्रक्स देखिए, डीड फोकस किस पे करता है, डीड फोकस करता है राइट्स एंड लायबिलिटीज पे. एग्रीमेंट फोकस करता है म्यूचुअल प्रोमिसेस पे और कॉन्ट्रैक्ट फोकस करता है लीगल एनफोर्सेबिलिटी पे. दिस इज अ कंबाइंड क्रक्स समरी. अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे, लास्ट मोमेंट के लिए इस पे लिख सकते हो, रीड ड्यूरिंग एग्जाम. अगर हम देखें इसमें मीनिंग की, तो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और ट्रांसफरिंग राइट्स और लायबिलिटी. एग्रीमेंट में म्यूचुअल प्रॉमिस होती है और यहाँ पे एनफोर्सेबल बाय लॉ. नेचर की बात करें, फॉर्मल एंड सोलेमन है, मे बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, लीगल एंड बाइंडिंग. मोड की बात करें, प्रेफरली इन राइटिंग, ऑरल और रिटन, प्रेफरली इन रिटन. पर्पस इफेक्टिंग राइट्स और लायबिलिटी, एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट, and that is the enforceability of agreement. Record creation mandatory है, it's not mandatory and it's again a mandatory. Legal relationship may be agreement or contract, may or may not be contract, always based on agreements. Examples like a sale deed, lease deed and DA, non disclosure agreements, written enforceable agreements. ये हमने जो है पूरा का पूरा कवर अप किया, जिसमें हमने यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स जो है समझे कि कितने अलग अलग तरीके के हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं.